9 मई 2023 को होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों का 1 साल मुकम्मल। 9 मई पाकिस्तान का एक स्याह दिन, जब एक पुरतशद्दुद गिरोह ने पाकिस्तान की रियासती इदारों पर हमला किया। शहीदों के मुजस्मों की बेहुरमती की गई, शहदा के लवाहिकीन को ठेस पहुंचाई गई और कोर कमांडर हाउस को नजर आतिश कर दिया गया। हमला जो है वो गुज़श्ता साल 9 मई को बानी तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद शुरू किए गए, जिसमें तहरीके इंसाफ की क़यादत के कई रहनुमा इन जत्थों को लीड कर रहे थे। कमोबेश 30 में से 300 से 200 से ज़ायद मकामात पर हमला किया गया। रियासती इदारों समेत पाक फौज और इसके सरबराह के खिलाफ घटिया जबान इस्तेमाल की गई। मुश्तिल मुजाहिरीन ने फौजी अमलाक जैसा कि पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर्स यानी GHQ और कोर कमांडर हाउस लाहौर की इमारतों को निशाना बनाना शुरू किया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने रावलपिंडी में GHQ के गेट नंबर 1 के बाहर नारेबाजी की और तोड़फोड़ की, और चंद मुजाहिरीन GHQ की इमारत की हुदूद में दाखिल हो गए। PTI के हामियों ने लाहौर कैंटोनमेंट में शदीद हंगामाराई की, जबकि पेशावर समेत मुल्क के कई हिस्सों में कैंटोनमेंट इलाकों में मुजाहरे और तोड़फोड़ की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आईं। फौजी अमलाक और तनसीबात को नुकसान पहुंचाने और इन इलाकों में हंगामाराई के खिलाफ कवानीन सख्त नौइयत के हैं, जिनके तहत सजाएं भी सख्त हो सकती हैं। कोर कमांडर हाउस पर हमले के नतीजे में तहरीके इंसाफ के बहुत से कारकुनान इस वक्त जेलों में हैं, जिनमें जमात के कुछ बड़े रहनुमा भी शामिल हैं। 1 साल गुजर चुका, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी कोर कमांडर हाउस को देखें तो अंदर से ये अब भी तबाही का मंजर पेश करता है, और इस तबाही को देखने और पाकिस्तानी फौज को खिराज तहसीन पेश करने यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं। 9 मई के हमलों के बाद इस इमारत की तामीर नौ जो है वो फिलहाल तो नहीं हो सकी, लेकिन इसके एक हिस्से में कायद गैलरी ज़रूर बना दी गई है। इस हाउस में एक ज़माने में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मिल्कियत मौजूद थी। यहाँ पर बहुत सी उनकी यादगारें रखी गई थी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान का ट्रायल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और फैसले महफूज हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से अभी तक सुनाए नहीं जा सके हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब और जुल्फ़िकार महतो साहब। जावेद फारूकी साहब, 9 मई को 1 साल गुजर चुका है। DGISPR की तरफ से बड़ी इस मामले को लेकर सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उसके जवाब में हमने देखा कि PTI के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। यहाँ तक कि इमरान खान ने तो ये तक कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मुझसे तो माफ़ी मांगी जानी चाहिए। तो आपके ख्याल में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में किसको फ़ायदा हुआ या किसको होगा? देखिए उस्मा, इसमें ये फ़ायदे नुकसान वाली बात ही नहीं है। अच्छा। ये ना तो किसी एक फरीक को, ना PTI को नुकसान हुआ है, ना फ़ायदा हुआ है, ना ही मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट या रेस्ट ऑफ द पार्टीज़ उनके फ़ायदे नुकसान की बात है। ये रियासत का नुकसान हुआ है और ये हम सब का नुकसान है, पूरी कौम का नुकसान है। देखिए, ये जो एक बात कही जाती है, मैं बड़े दुखी दिल से ये बात करता हूँ कि रिजीम चेंज का एक इल्ज़ाम दिया जाता है PTI की तरफ से कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो तहरीक अदम एतमाद थी। मैं आपको पूरे एतमाद से कहूँ कि असल रिजीम चेंज की एफ़र्ट जो थी वो ये थी 9 मई को। 9 मई को एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की ये एफ़र्ट थी रिजीम चेंज के लिए। पाकिस्तान के अंदर अपने अंदाज से ये नया एक अंदाज़ जो है ये इख्तियार किया गया था, जिसमें ये बाकायदा तौर पर ये कोशिश थी कि ये पूरे का पूरा सेटअप जो है इसको लपेट दिया जाए। और आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस बात का इजहार किया, खुलकर इजहार किया कि ये एक बगावत थी और इस बगावत को कुचल दिया गया। अगर इसके ऊपर बरवक्त हाथ ना डाला जाता और इसको ना समझा जाता फौरी तौर पर, तो ये इन लोगों ने कहना था कि हम इनकलाब के दाई हैं, हम इनकलाब ले आए हैं, और अगर ये कामयाब नहीं हो सकी तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जनाब हमारे ऊपर जो है इस तरह से हाथ डाला जा रहा है। ये देखें, ये एक दिन में नहीं हुआ। ये इससे पहले इनफैक्ट हमारी बदकिस्मती ही ये है कि हमारी बाज़ जो सियासी पार्टीज़ हैं, बाज़ जो सियासी अनासर हैं, वो कुछ एक ख़ास उन्हें जो माहौल फ़राहम किया जाता है उसके अंदर, जिसे कहते हैं ना आदतें ख़राब हो गई। ये आदतें ख़राब हुई हैं जब PTI की हुकूमत एक तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जब गई है अप्रैल 2022 में, तो उसके बाद से इन्होंने एक जो मूवमेंट शुरू की उसके ख़िलाफ़, उसमें मुसलसल ये 9 मई छोटे छोटे हिस्सों में होता चला आ रहा था।
इससे पहले भी ये एक सीरीज़ थी इन वाक़यात की, और उसके बाद तमाम जलसे जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह पर जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी और जिस तरह से चीज़ों को बयान किया जा रहा था, ये हमने कभी ऐसे नहीं देखा था। देखिए, ये हुकूमतों के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हम ये भी कह लें, बेशक तहरीकें चलाना, तकारीर करना और उनके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाना, ये कोई नई बात नहीं है। ये पाकिस्तान में इससे पहले भी होता रहा है। हर दौर में कोई ना कोई एक पार्टी, कोई ना कोई एक फ्रीक जो है वो रियासत से शाकी रहा है, अपनी मुखालिफ सियासी जमातों से शाकी रहा है, और तहरीकें चलती रही हैं, लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, जलसे जुलूस होते रहे हैं, धरने होते रहे हैं, लेकिन इस किस्म की मिसाल नहीं मिली कभी भी। देखिए, ये जो उस दिन जो हुआ, ये ख़ास तौर पर इसलिए माजी से बिल्कुल फ़र्क था कि ये एक ही दिन में, ये कहते तो हैं उस दिन की 9 मई को जो निकले हैं बाहर, ये उस दिन की इन जलसे जुलूसों की नफ़ी नहीं करते। हाँ, जो उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई है वो उससे अपने आप को डिसोसिएट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये क्या इत्तेफाक है कि तमाम जगहों पर एक ही नौइयत के उन्होंने वेन्यूज़ जो हैं वो तलाश किए हैं, तमाम अस्करी जो मकामात और तंजीमात जो हैं उन्हीं का इंतखाब किया गया है। सो ये एक बहुत ही, आपके ख्याल में ये टारगेटेड और प्लान्ड था। ठीक हो गया। अच्छा, हमें ज्वाइन किया इस वक्त ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, जो कुछ उस दिन 9 मई को हुआ, जलाओ घेराव और जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, आपको क्या लगता है कि आज तक इस मामले पर जो तहकीकात होनी चाहिए थी, हुई है? देखिए, तहकीकात तो जैसी 9 मई खत्म हुआ था मेरी नज़र में, उसी दिन शाम को तहकीकात शुरू हो गई थी, और उसमें बहुत एलेबोरेट जियो फेंसिंग जो है वो की गई थी, और उसके साथ साथ और मुख्तलिफ तरीक़ों से भी तहकीकात करके जो चीज़ें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको अटेंड करने की कोशिश की गई थी। और उसके नतीजे में फिर ये हुआ, क्या हुआ, उसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं वो जो आइडेंटिफाई हुए, उन लोगों को पकड़ा गया, और पुलिस ने बाकायदा उनको मुख्तलिफ जगहों पे जाके छापे मार के ट्रेस करके, जिसमें टेक्निकल ट्रेसिंग भी थी, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की, उनको पकड़ा। और उनमें से तकरीबन मैं समझता हूँ कि जो एक्टिविस्ट के तौर जो लोग उस वक्त आइडेंटिफाई हुए थे वो जेल में हैं। अब जब वो जेल में चले गए तो आपको पता है उसके बाद एक पाकिस्तान का लीगल एक लॉ का प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कुछ लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, उनके तहत काम होना था। क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि ये फैसला किया गया कि ये केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ एक पटिशन चली गई, उस पर एक फैसला आया, उसको रिवर्स करके फिर दोबारा फैसला आया। मीनवाइल वो केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे थे, और वो उन्हीं लोगों के चल रहे थे जो आइडेंटिफाइड थे, जिनकी वीडियोस के जरिए जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया था। जी, मिलिट्री कोर्ट का एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के तहत जब कोर्ट बनती है, उसका डायरेक्टिव होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, उसका ऑर्डर होता है, उस पे अपना डिव कमांडर के, कोर कमांडर के साइन होते हैं, जिसको जो भी जरूरी होता है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, वीडियोस भी सामने आ गई, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लोग 1 साल हो गया है गिरफ्तार हैं भी, इस वक्त जेलों में भी हैं, लेकिन क्या वजह है कि हकायक अभी तक मंजर आम पर नहीं आए? इसकी वजह आपको क्या लगती है? हकायक तो मंजर आम पर उस वक्त आ गए जिस आपने चीज को जलते हुए देख लिया, जिस वक्त चीज को डैमेज होते हुए देख लिया, जिस वक्त नुकसान का अंदाजा लगा लिया, जिस वक्त आपने देखा किधर जहाज पे अटैक किया गया है, आपने जिस वक्त देखा कि किधर किस तरह किसी शहीद के मज़ार पर अटैक किया गया है। अब ये तमाम चीजें, एक चीज होती है जो ढकी छुपी होती है। फिर आपको पता है कि जी एक मर्डर हुआ है या कत्ल हुआ है या एक बिल्डिंग जली है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने जलाई है, ये नहीं पता चल रहा कि जी आग किसने लगी, ये नहीं पता माचिस किसने इस्तेमाल की थी, ये नहीं पता चल रहा पेट्रोल किसने। इसमें तो तमाम चीजें मेरा ख्याल है हकायक के तौर पे मुख्तलिफ चैनल से, जो आप लोगों के चैनल भी हैं, टीवी चैनल भी हैं, सोशल मीडिया भी है, जिससे तमाम से प्रिंट मीडिया भी है, उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज छपी हैं, तमाम चीजें आपके सामने आई हैं। अब और जब वो चीजें सामने आई हैं तो उन्हीं के रिलेशन से फिर आप देखिए कि एक टेक्निकल जियो फेंसिंग हुई है, उसी की रिलेशन से फिर आप देखिए लोग अरेस्ट किए गए। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका तो तमाम के तमाम हकायक जो हैं वो उस वक्त आश्कारा हो गए थे जब आपने आग के शोले बुलंद होते देखे थे, तो उस वक्त तमाम के तमाम चीजें आश्कारा हो गई थी। अब भी एक मॉब जो चल रहा होता है, जैसे एक आप देखती है कि उस दिन पिंडी में एक रैली थी वो चली, लाहौर में एक रैली चली,
जो चली अपना गुलबर्ग से चली, वहां से मेन बल्टी से चली। अब उस रैली के अंदर बहुत सारे लोग इनिशियल शामिल थे, दरमियान में से बहुत सारे निकल गए होंगे, उनमें से बहुत सारे जो है वो उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे वारदात, जब आप CSD का जिक्र करते हैं, शामी रोड पे हेडक्वार्टर का जिक्र, तो ये चीजें तो मतलब कॉन्स्टेंटली आपका मीडिया और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो रिपोर्ट किया गया। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब, अभी तो 1 साल गुजर चुका है ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले DGI-SPR की तरफ से इस मामले को लेकर बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फिर जो PTI के लोग हैं उनका रद्द-ए-अमल भी आया, PTI के रहनुमा जो बानी हैं उनका भी रद्द-ए-अमल आया, फिर बहुत सारे रहनुमाओं का भी आया, और आज भी हमने देखा कि PTI के जो ऑफिशियल पेज है, जो सोशल मीडिया का, उस पर भी इसी किस्म की बातें होती रहीं। PTI की तरफ से कुछ पोर्ट्रे किया गया, इसको मुतनाज़ा सानहा कहा गया, और ये कहा गया कि कुछ खुफिया हाथ मुलव्वस थे। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक डेडलॉक सा नजर आ रहा है। तो इससे आगे बढ़ने का रास्ता आपको कोई नजर आता है? आगे बढ़ने का एक रास्ता क्या, जब इस किस्म की कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात से आप गुजरते हैं, तो उसमें एक तो आगे बढ़ने का रास्ता होता है जिसको आप टॉलरेंस से सब्र कहते हैं। इसके एक आगे बढ़ने का रास्ता होता है जिसको आप अकोमोडेशन यानी पॉलिटिकल अकोमोडेशन कहते हैं। दूसरी तीसरी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, जो होती है दोनों पार्टियों से इश्यूज की जो है। अब चूंकि आपने PTI के ऊपर, PTI का जिक्र किया, PTI के ऊपर बहुत सारी चीजों कोई इन्वॉल्वमेंट के मुतालिक कहा जा रहा है, तो वो अपना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नैरेटिव जो है वो कॉन्स्टेंटली वो पेश करते रहे। आपने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा। अब इन दोनों चीजों के दरमियान अगर आप बड़ा क्रिटिकली देखेंगी तो उसके अंदर जो इशू इन पॉइंट है वो ये है कि 9 मई में जिन लोगों ने मिलिट्री तंसीबात पे हमला किया था, सवाल ये क्या वो पकड़े गए? जवाब आएगा जी पकड़े गए। दूसरा, क्या उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए? तो आप आंसर देंगे जी केसेस रजिस्टर हुए। तीसरा सवाल आएगा, क्या वो केसेस अब जुडिशियल रिव्यू के या जुडिशियल सुनने के प्रोसेस में है? जी हाँ, वो प्रोसेस में है। अब उसके बाद जो इम्पेडिमेंट्स आए वो आपको आपकी नजर में है कि सुप्रीम कोर्ट पे हाई कोर्ट अपीलें दायर हुई। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर जुर्म को सजा देने का एक तरीकाकार होता है, उस तरीकाकार से वो प्रोसेस गुजर रहा है। जब उनको सजा हो जाएगी और जो भी मिलिट्री कोर्ट सजा देंगी, फिर उसके बाद भी आपको पता है कि बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आप अपील में जा सकते हैं। तो वी विल हैव टू गो थ्रू दिस। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो इस मामले को लेकर कैपिटल हिल हमला केस की भी मिसालें दी जा रही हैं, उनकी तहकीकात पर बात हो रही है, लेकिन हमने देखा है कि उनकी तहकीकात भी हुई हैं, अभी चल भी रही हैं, अगरचे के जो सैकड़ों अफराद हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो क्या इस केस का मवाजना जो है वो कैपिटल हिल केस से किया जा सकता है? कैपिटल हिल केस से कैपिटल हिल भी एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर अटैक तो था, आप ये तो कह सकती है, लेकिन चूंकि अमेरिका में जुडिशियल सिस्टम इटसेल्फ एक तरीकाकार से चलता है और वहाँ पे इस चीज को किसी भी तरीके से आप मिलिट्री कोर्ट या उससे रिलेट ही कर सकते, तो वहाँ भी वो केसेस जो है बहुत सारे लोगों की अदालत में है और उसके तहत वो चीजें चल रही हैं। हाँ, जहाँ तक सिग्निफाई आप ये करती है कि कैपिटल हिल की क्या सिग्निफिकेंस थी और यहाँ पे जिना हाउस की या GHQ की क्या सिग्निफिकेंस थी, तो वो चीजें जो है वो आपस में कोरिलेट हो जाती है। वो भी एक सेंसिटिव प्लेस है और ये भी सेंसिटिव जगहें हैं, और उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ट्रायल का तरीकाकार दोनों ममालिक में मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है, उनकी जो अपनी अपनी कोर्ट्स हैं, टेररिज्म रिलेटेड कोर्ट्स हैं, चार्जेस जो उनके ऊपर जो कुछ लगे हुए हैं, मैं उन चार्जेस की थोड़ी सी डिटेल से गुजर रहा था, तो उधर भी आर्सन के और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डैमेज की जो क्लॉजेज हैं वो उनके ऊपर लगाई गई हैं, तो उसके हिसाब से उनका भी ट्रायल हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रायल चल रहा है, और उसका जरूर मुझे आई एम श्योर कि इट इज गोइंग थ्रू द मिलिट्री कोर्ट, तो इनका फैसला जो है वो अनाउंस हो जाएगा। और उस फैसला जब अनाउंस होगा तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल जो होता है ना वो बड़े जस्टिफिएबली होता है। आप डिफेंस लॉयर भी होता है, प्रोसिक्यूशन लॉयर भी होता है, और वो दोनों अपने अपने आर्गूमेंट्स, अपने अपने दलाइल, अपने अपने एविडेंस पेश करते हैं, उस पर बेस करके फैसला दिया जाता है। तो जिसकी जो भी एक्सटेंट ऑफ कमिटमेंट, एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगी, अगर किसी ने आग लगाई है उसकी इन्वॉल्वमेंट उस तरह है, कोई तरफ शामिल था उसकी तरह, कोई नारे लगा था उसकी उस तरह, उसके हिसाब से उस लेवल ऑफ क्राइम जो है उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी।